आप सबका स्वागत है आगामी के एक और एपिसोड में। आगामी के एक प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी एड्रियन चाइकोव्स्की की किताब चिल्ड्रन ऑफ टाइम के बारे में, जहां हमने एलियंस को डिस्कस किया था। एक ऐसे प्रकार के एलियन को जिसको इमेजिन करना तो मुश्किल है ही, उसको समझना, उसकी सोच को समझना भी मुश्किल है। आज हम एड्रियन चाइकोव्स्की की एक और किताब को डिस्कस करने वाले हैं और ये किताब मोर और लेस उसी प्रकार के एक सेटअप में है, उसी यूनिवर्स के अंदर है इनफैक्ट, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ टाइम थी। पर ये किताब बहुत ही अलग है क्योंकि यहाँ पे हम जो सवाल देखते हैं, जो सवाल हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, वो ये है कि तब क्या होगा जब हम ही एलियन हों? इस किताब का नाम है एल्डर रेस और ये किताब है, छोटी-सी किताब है, एक्चुअली एक्चुअली काफ़ी छोटी है, इसको मैंने 1 दिन में ख़त्म कर दिया था। ये लगभग 200 पेज की है, काफ़ी पतली है। इसे नोवेला कहा जाता है, यानी नोवेल और नोवेलेट के बीच का कुछ। इस कहानी में जो दुनिया है, वो असल में पृथ्वी नहीं है, पर यहाँ पृथ्वीवासी गए ज़रूर थे, कई-कई शताब्दियों पहले, शायद हज़ारों साल पहले। और जहाँ जाने के बाद कुछ कॉलोनियाँ बसाई गई जिनमें इंसान रहते थे, एक-दूसरे के साथ काम करते थे और कुछ इंसान थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका काम था बगैर इंटरफियर किए इन समाजों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना और डेटा वापस भेजना पृथ्वी को। इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सोसाइटी में इंटरफेयर करना नहीं था, इसीलिए वो एक अलग जगह पे रहते थे, एक अलग टावर में रहते थे और उन टावर्स से सोसाइटी के जो अलग-अलग कॉलोनीज़ थे इस दुनिया पर, उन पर नज़र रखते थे और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वापस भेजते थे। पर जैसा कि हमने एड्रियन चाइकोव्स्की की पिछली कहानी में देखा, पृथ्वी पर जिन सरकारों ने स्पेस मिशंस भेजे थे, उन सरकारों का अंत हो गया और एक एम्पायर स्थापित हो गया। इसीलिए धीरे-धीरे इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जिसके पास खबरें भेजनी थी, उनसे जवाब आने बंद हो गए। इस प्लैनेट पर जो इंसान, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, जिसका काम था इस प्लैनेट की सोसाइटीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उसने धीरे-धीरे मैसेज भेजने कम कर दिए और फिर बंद भी कर दिए क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं आ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उसने ये रियलाइज़ किया कि अब कभी जवाब नहीं आएगा। वो हमेशा-हमेशा के लिए इस प्लैनेट पर अकेला है। पर चूँकि उसको इंस्ट्रक्शंस थी कि यहाँ के लोगों के साथ इंटरैक्ट मत करो, यहाँ की सोसाइटीज़ को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने दो, उसने उनके साथ इंटरैक्ट नहीं किया। वो अपने टावर में ही रहा और उसने मशीनों की मदद से अपनी हेल्थ को मेंटेन किया और लंबी-लंबी क्रायो स्लीप्स में जाने लगा। मतलब वो एक बार में सैकड़ों साल तक सोता था, फिर उठता था, एक नज़र इंस्ट्रूमेंट्स पर डालता था, एक नज़र डेटा पर डालता था, एक रिपोर्ट बनाता था, अंतरिक्ष में बीम आउट करता था और वापस सो जाता था। हमारी कहानी मोड़ तब लेती है जब एक दिन नीर की टावर के गेट पे एक राजकुमारी आती है। ये राजकुमारी नीर के गेट पे आती है, नीर के आने के हज़ारों साल बाद। नीर गहरी निद्रा में है, पर दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। इस दुनिया में हज़ारों साल बीत चुके हैं। पृथ्वी से जो लोग ओरिजिनली यहाँ पे आए थे बसने के लिए और यहाँ सोसाइटीज़ बनाने के लिए, वो भूल चुके हैं कि वो पृथ्वीवासी हैं। उनकी सोसाइटीज़ ने ऐसे-ऐसे रूप ले लिए हैं जिसके बारे में हम शायद फ़ेयरी टेल्स में पढ़ते हैं। इन सोसाइटीज़ में राजा-रानी, राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं। ये सोसाइटीज़ मिडीवल सोसाइटी को ज़्यादा रिसेम्बल करती हैं क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी का भी अभाव है। क्योंकि इंसान जो टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए थे, धीरे-धीरे उन टेक्नोलॉजीज़ को भी भुला दिया गया। क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ को रिपेयर करने का जो स्किल था, उसे भी भुला दिया गया है और ये सोसाइटीज़ अब वैसी ही दिखती हैं जैसे कि पुरातन काल में पृथ्वी की कोई सोसाइटी दिखती होगी। पर इन सोसाइटीज़ में पुरानी कहानियाँ ज़रूर हैं, मिथोलॉजिकल कहानियाँ, और इन कहानियों में ज़िक्र है एक ऐसे टावर का, जहाँ पे कोई जादूगर रहता था, जो कभी-कभी उस टावर से निकलकर लोगों की मदद करता था। ये जादूगर नीर है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हज़ारों साल बीत जाने की वजह से अब इस दुनिया के लोगों के लिए एक मिस्टिकल बीइंग बन गया है। और जो राजकुमारी नीर को ढूँढने आई है, जो इस टावर पर अपने साथी के साथ आई है, अपनी दुनिया पर आए एक बड़े खतरे से निपटने के लिए, वो निर, जिसको कि वो निर्गोथ कहती है, वो निर्गोथ की मदद चाहती है, उसके जादू की सहायता चाहती है इस खतरे से निपटने के लिए। निर्गोथ यानी निर जागता है और राजकुमारी उसे समस्या के बारे में बताती है। निर्गोथ सोचता है कि वेट, मेरे इंस्ट्रक्शंस थे कि इस कॉलोनी के लोगों के साथ इंटरैक्ट ना किया जाए और वो उस बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, पर उसे याद आता है कि कुछ शताब्दियों पहले उसने असल में किसी की मदद की थी और जिसकी मदद उसने की थी, वो इस राजकुमारी की दादी थी। वो तब पावर में थी, वो तब रानी थी। उन्हें एक युद्ध लड़ना था और निर ने उनकी मदद की थी। निर सोचता है, मुझे इस कॉलोनी के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना तो नहीं है, पर मैं इंटरैक्ट एक बार तो कर ही चुका हूँ और अब तो लगता भी नहीं कि ऊपर से कोई जवाब आने वाला है। मुझे लगता है मैं इस ग्रह पे अकेला हूँ।
तो क्यों ना इनकी मदद कर ही दूँ। और नीर उनके साथ निकल पड़ता है एक ऐसे एडवेंचर पर, जिसे बाहर से देखने पे लगता है कि एक राजकुमारी और उसकी साथी और एक जादूगर मिलकर किसी ईविल से लड़ने जा रहे हैं। पर असल में ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है, जो फैंटेसी जैसी सिर्फ दिखती है। मैं कहानी का अंत तो ऑब्वियसली आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा, पर ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम पर बेस्ड है, और वो ये है कि बिकॉज़ ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड, एक इंसान दूसरे इंसानों के बीच में एक एलियन बन गया है। राजकुमारी को नीर के बारे में कुछ नहीं पता। उसे पता नहीं कि नीर कैसे काम करता है। नीर बहुत अलग दिखता भी है। नीर इंसानों की एक ऐसी प्रजाति से है, जो कि इनकी सोसाइटी के बसने के पहले से है। उसकी हाइट उनसे ज़्यादा है। नीर जो इंस्ट्रूमेंट्स पहनता है, जो टेक्नोलॉजी उसके बॉडी पर है, वो इस राजकुमारी को जादू से कम नहीं लगती। नीर के सिर पे 2 सींग है। वो असल में सींग नहीं है, वो एंटेना है, जिसकी मदद से वो इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है। पर जब नीर और ये राजकुमारी इस दुनिया के गाँव और शहरों से गुज़रते हैं, तो वहाँ के लोग नीर से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस जादूगर की कहानियाँ सुन रखी हैं, जिसने आज से सैकड़ों साल पहले एक और रानी की युद्ध में मदद की थी, और उसकी उम्र असल में उतनी नहीं, उसकी उम्र उससे भी पुरानी है। उसकी उम्र है इस रेस की, इस पूरी नई मानवता के ओरिजिन से पहले की। कहानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है जब निर अपनी भाषा में बात करता है। आपको याद रहना चाहिए कि निर शताब्दियों से सो रहा था। उसे पता नहीं कि इन लोगों से बात कैसे की जाती है, पर उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी भाषा में बात करता है, पुरानी पृथ्वी की भाषा में, और उसके इंस्ट्रूमेंट्स इस युग की भाषा में उसे ऑटोमैटिकली मोर और लेस ट्रांसलेट कर देते हैं। पर उनके उसके इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ की भाषा अच्छी तरह से नहीं पता है, इसीलिए वो एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो लगभग 200 साल पुरानी है, जब नीर इस राजकुमारी की दादी के साथ एडवेंचर पर जा रहा था। और इस वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। एक एक केस ऐसा था कि नीर पर कुछ लोगों ने हमला किया उसके सींगों को काटने के लिए, क्योंकि उनको लगता था अगर इन सींगों को घोल कर पिएँगे तो हम और ज़्यादा विराइल बनेंगे। पर वो काट नहीं पाते ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और निर निकल कर उनसे कहता है कि मेरी टेक्नोलॉजी ने तुम्हें रोक दिया है, तुम्हें एक रेडिएशन ब्लास्ट मिला है। इस रेडिएशन ब्लास्ट की वजह से तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभाव हो सकता है पड़ा हो, शायद तुम अब बच्चे पैदा ना कर पाओ, और तुम्हारे शरीर पर जो घाव हैं, ये भी रेडिएशन वाले घाव हैं, ये भी नहीं भरेंगे शायद। पर जब उसकी मशीन इन चीज़ों को ट्रांसलेट करती है, तो वो बहुत ही भयावह बन जाता है। मशीन ट्रांसलेट करती है और उन लोगों को सुनाई देता है, तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। उन्हें लगता है ये हज़ारों साल पुराना जादूगर हमें अभिशाप दे रहा है, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। गाँव के लोग भी उन्हें पनिशमेंट नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है इससे ज़्यादा पनिशमेंट और क्या होगी। ये कहानी बहुत ही एंटरटेनिंग है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने इस साल जितनी भी किताबें पढ़ी है, उनमें से ये मेरी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। एक और बार आपको बता दूँ, किताब का नाम है एल्डर रेस, ऑथर हैं एड्रियन चाइकोव्स्की, और ये एड्रियन चाइकोव्स्की ही जो एक्सटेंडेड यूनिवर्स है, उसी के अंदर सेट है। इस कहानी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर भी काफ़ी फ़ोकस है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, नीर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहा है। ए, वो अकेला है, बी, उसके कोई दोस्त नहीं हैं, सी, उसे अपना पर्पस दिख नहीं रहा है। उसे लगता था कि वो कुछ है, कुछ करने के लिए भेजा गया है, और अब उस पर्पस का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जिन्हें वो रिपोर्ट्स भेजता था, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और चांसेस हैं कि वो कभी भी जवाब नहीं देंगे। और वो अपने आप को पाता है एक ऐसी रेस के बीच में, एक ऐसी सभ्यता के बीच में, जहाँ के लोग उसे कुछ ऐसा समझते हैं जो वो है ही नहीं। और वो नहीं चाहता है कि लोग उसे जादूगर समझें, पर अपनी भाषा के लिमिटेशंस की वजह से वो उन्हें समझा भी नहीं पाता। जब वो साइंटिस्ट कहता है, जब वो रिसर्चर कहता है, जब वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहता है, इन लोगों के पास उन चीज़ों को समझने की क्षमता है ही नहीं, उन्हें बस जादूगर सुनाई देता है। जब वो कहता है कि मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, उन्हें सुनाई देता है, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं जादूगर हूँ। नीर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो अपनी इमोशंस को बायपास कर पाता है। जिसकी वजह से अगर वो डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा है, अगर वो दुखी फ़ील कर रहा है, तो उसका दिमाग उन फीलिंग्स को स्टोर करके रखता है, बाद के लिए जब वो फ्री हो। पर कभी-कभी वो इमोशंस इतने समय तक स्टोर हो जाते हैं कि उनको रिलीज़ करना पड़ता है। और इस कहानी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जहाँ नीर सबसे दूर जाकर जंगल में अकेला ज़मीन पर लेटकर रोता है। अगर आप किसी को भी जानते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार है, या आप खुद डिप्रेशन से जूझते हैं, तो ये कहानी आपको बहुत ज़ोर से हिट करेगी। साथ ही साथ जो राजकुमारी नीर की मदद लेने आई है, आपको उसकी ज़िंदगी का भी एक स्नैपशॉट मिलेगा। वो चौथी बेटी है। सबसे बड़ी बेटी रानी बनती है। दूसरी बेटी, तीसरी बेटी का भी कुछ रोल होता है।
पर चौथी बेटी का उस समाज में कोई रोल नहीं है। वो अपने आप को किसी लायक साबित करने के लिए इस एडवेंचर पर निकली है, अपनी माँ की अनुमति के बिना। उसके सामने सिर्फ़ दुनिया का खतरा नहीं है, उसके सामने ये खतरा भी है कि वो पर्पसलेस है। वो भी अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस ढूँढ रही है और उससे उम्मीद है कि नीर की मदद से इस बड़े खतरे को हराकर वो उस पर्पस को पा पाएगी। वो अपनी माँ की नज़रों में कुछ बन पाएगी। ऑल इन ऑल डेफिनिटली हाइली रिकमेंडेड बुक एल्डर रेस बाय एड्रियन चाइकोव्स्की। उम्मीद करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे। अगेन काफ़ी बड़ी किताब नहीं है पर बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपको साइंस फ़िक्शन पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आपको साइंस फ़िक्शन में कुछ ख़ास इंटरेस्ट है भी नहीं पर इन वीडियोज़ को देखकर थोड़ा इंटरेस्ट जागा है, तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा एल्डर रेस पढ़ने की। मैंने इसको ई-बुक के रूप में पढ़ा था पर ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसकी हार्ड कॉपी अलग से मँगा कर अपने पास रखी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपसे फिर से मुलाकात होगी जल्दी ही एक और किताब के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।